जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2022 का एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके हम जीएस के 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। साथ ही साथ दोस्तों हम इन 40 प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को कवर करेंगे, करंट अफेयर को, और जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन सीधे मिलने की संभावना हो सकती है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कोट को देख लेते हैं। सही दिशा में की गई मेहनत का अंतिम परिणाम सफलता ही होता है, इसलिए रास्ता सही है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्त अगर आप सिलेबस को कवर कर चुके हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं और आपका अच्छा नंबर आ रहा है तो आप सही दिशा में, बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। इस पर आप कंटिन्यू बढ़ते रहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सिलेबस को पढ़िए, कई बार सिलेबस को पढ़ डालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, उसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो इसका परिणाम सफलता ही होगा। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी हिल्स से या त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो यमुनोत्री से दोस्तों यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ के निकट से। गंगोत्री हिमानी से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है। कुर्ग की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। साथ ही दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी जो है ये इंडस या सिंधु नदी है, ये सिंधु, और ये सतलज। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के निकट से स्थित, यहाँ से इनका उद्गम होता है। इंडस नदी का जो उद्गम होता है इसका उद्गम होता है सानो खवाब या आंगसी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये सतलज जो है, सतलज नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो राकस ताल से होता है। और जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के बनने से पहले से ही इनका उद्गम होता है और इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो चाइना से होता है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी दोस्तों ये गोमुख हिमानी, गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। और यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी जो है बंदरपूछ के निकट गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे है नर्मदा नदी और इसका जो उद्गम होता है ये अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक, ये सतपुड़ा रेंज का अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी के पैरेलल में तापी नदी बहती है और इसका भी उद्गम सतपुड़ा पर्वत से होता है। यहाँ पे एक अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम होता है जो गंगा में जाके मिल जाती है। अमरकंटक से कुछ ही दूरी पे सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है जो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये गोदावरी नदी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ये नासिक जिले के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है और ये बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आगे देखेंगे कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल जो है, कृष्णा का जो उद्गम स्थल है पश्चिम घाट से महाबलेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। आगे हम बात करें कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ब्रह्मगिरी इसको भी कहा जाता है, यहाँ भी इसको भी कहा जाता है। ब्रह्मगिरी अगर ऑप्शन में मिले और क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत ही ध्यान में रख करके आंसर देना है। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। और दोस्तों बता दें कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था और ये 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था, उस समय इसका कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जो चौथा ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम दिया गया था। और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और इसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। हम आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। दोस्तों अशोक जो है ये मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे और इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म का अपना लिया था और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था। बात करें अन्य ऑप्शन की तो बिंदुसार जो है ये अशोक के पिताजी थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अशोक के दादाजी थे और इन्होंने ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था और इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहते थे, इनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर के डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, बाइनरी के रूप में इसे संग्रहित किया जाता है। बाइनरी दोस्तों एक द्विआधारी संख्या होता है जो 0 और 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है।
प्रत्येक अंक को बीट या बाइनरी कहा जाता है। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा URL का पूर्ण नाम। तो आप इसको चारों ऑप्शन के, ऐसे क्वेश्चन का चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 1-2 ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसी 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक है, तो इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसका फुल फॉर्म अच्छे से देखें, आप जरूर सही करेंगे। हम बात करें HTML का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। MICR का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है ALU और WW का पूर्ण नाम क्या है। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा भीष्म साहनी ने लिखा था। और ये दोस्तों ये बुक जो है 1947 में भारत विभाजन के दंगों पर आधारित है और इन्हें 1975 में इस बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। आपको हमें कमेंट में बताना है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड किसको किसको दिया गया था। जो फेमस बुक हैं जो बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं इसको। हिम्मत रंगिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी के इनको पहला अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी का, हिम्मत रंगिनी के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी को। बुद्ध धम्म दर्शन इसकी जो ये सभी जो हैं जो लेखक हैं इनकी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। बुद्ध धम्म दर्शन जो है वो आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। मध्य एशिया के लेखक राहुल संस्कृत्यायन को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। कला और बूढ़ाचार सुमित्रानंदन पंत थे। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय थे। मुक्तिबोध जो ये डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार को इसके लिए अवार्ड दिया गया था। 2 चट्टाने हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। आलोक पर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष US डॉलर 1200 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों अमीर देश कहा जाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है ये US डॉलर में 12,000 रुपये से अधिक है उसे अमीर देश कहा जाता है। तो हम इसको और इसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों अमीर और गरीब देशों का निर्धारण मुख्य रूप से GDP पर कैपिटा इनकम और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और औद्योगिकरण से होता है। इसको बेस बना के अमीर और गरीब देशों का निर्धारण किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार देशों का जो निम्न श्रेणियाँ जो विश्व में जितने देश हैं उनकी क्या क्या श्रेणियाँ हैं उनको प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है। तो जिनके पास जो 13,846 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है उनको उच्च आय वाले देश के रूप में हाई इनकम कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। जिनका आय जो है पर कैपिटा इनकम 4,466 और 13,845 के बीच में है उसे उच्च मध्यम आय वाले देश अपर मिडिल इनकम वाला देश माना जाता है। और जिनका प्रति कैपिटा इनकम 1,136 से लेकर के 4,465 डॉलर है उनको निम्न मध्यम आय वाले देश लोअर मिडिल कंट्री के रूप में जाना जाता है। और जिनका प्रति कैपिटा इनकम जो है 1,135 डॉलर से कम है उनको निम्न आय वाले देश लो इनकम कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु में नोबेल विजेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा मलाला यूसुफजई जो तो इन्हें 17 वर्ष की आयु में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड 2014 में दिया गया था। 2014 में दिया गया था। मलाला यूसुफजई दोस्तों ये महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आपको हमें कमेंट में बताना है पहला नोबेल प्राइज़ किस इंडियन को दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्तों आपको जब से भाजपा की सरकार बनी यानी कि नरेंद्र मोदी जब से PM बने हैं 2014 से अभी तक के जो ये देख सकते हैं योजना को मात्र अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको सही कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भौतिकी की कौन सी शाखा है, कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर को सही कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाशिकी जो है ये प्रकाश के गुणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उष्मागतिकी में उष्मा के जो ताप है
उसका ऊर्जा और कार्य क्या है उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। खगोल में दोस्तों खगोलीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों, पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो और हाइड्रोस्टैटिक एकमात्र ऐसा शाखा है जिसमें स्थिर तरल गुणधर्मों का से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इससे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम इसी से जुड़ा हुआ है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा दोस्त। उड़ीसा में दोस्तों भारत का 50% से अधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो है कालाहांडी खंड जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। हम और कुछ अन्य जो हैं महत्वपूर्ण खनिज हैं उनका उत्पादन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रमुख खनिज उत्पादन हम देख लेते हैं। विश्व में कौन सा प्रथम देश है और भारत में कौन सा प्रथम है? कोयला या ग्रेफाइट में चीन जो है पहला स्थान है विश्व में, उड़ीसा भारत में पहला स्थान है। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में खनन होता है और भारत में मध्य प्रदेश से। तांबा सबसे ज़्यादा चिली में पैदा होता है, वहाँ उत्पादन किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन होता है। लौह का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, भारत में उड़ीसा। चांदी का उत्पादन जो है विश्व में मैक्सिको में सबसे ज़्यादा और राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और राजस्थान में होता है। प्राकृतिक गैस जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भारत में असम में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में उड़ीसा है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का उत्पादन में विश्व में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है और भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सोना जो है सबसे ज़्यादा चीन से उत्पादन किया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है। अभ्रक और टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन किया जाता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक और टंगस्टन मिलता है। यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान से इसका उत्पादन किया जाता है और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इस्पात जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में और इस्पात जो है भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में इसका उत्पादन किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1859 हो जाएगा। और जो इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 1857 हुआ क्यों था दोस्तों? तो ये कई कारण थे। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ थीं, भारतीय शासकों में बहुत असंतोष था उसका, उनके राज्यों को हड़प लिया गया था। लेकिन सबसे तत्कालीन कारण जो था वो नया जो है एक बंदूक, एनफील्ड बंदूक जो है भारतीय सैनिकों को दिया जा रहा था, जिसमें अफवाह थी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी से उसका कारतूस बनाया गया था। वो तत्कालिक कारण था। तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो 19 मार्च 1857 को होता है, जो बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध से शुरुआत किया था और इनको बाद में फांसी दे दिया गया था। और जो है उसका उग्र रूप, जो सबसे बड़ा उग्र रूप हुआ था, उसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 10 मई को 1857 के 10 मई को हुआ था। मेरठ के सिपाहियों ने इसका विद्रोह स्टार्ट किया था, यहाँ से शुरुआत होती है। और ये 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुँचते हैं। दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करते हैं। जून 1857 में कानपुर में विद्रोह होता है नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। जून 1857 में झांसी की में विद्रोह होता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। जुलाई 1857 में लखनऊ में विद्रोह होता है बेगम हजरत महल के द्वारा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। जॉन निकोलसन के ने बहुत ही नेतृत्व इसका किया था। और मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद होती हैं। झांसी पर अंग्रेजों का आक्रमण हो जाता है, उसको अधीन कर लेते हैं। जून 1858 में तात्या टोपे पराजित होता है और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अप्रैल 1859 में शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। देख सकते हैं कि 1859 में जो है 1857 को दबाया गया आखिर में। इसकी स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटीआई कब प्रभावी हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर जो हो जाएगा अक्टूबर 2005 को। आरटीआई दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था। आरटीआई क्या है? आरटीआई दोस्तों ये इसका उद्देश्य था नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, जवाबदेही को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आरटीआई लाया गया था। और आरटीआई लाने वाला विश्व में पहला देश दोस्तों स्वीडन था। और इसकी जो लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। दोस्तों बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों 3 टाइप का होता है: मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें आप सुन के भी सीख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का जो खोज हुआ था इसका जो श्रेय दिया जाता है IBM कंपनी है, उसको इसका श्रेय दिया जाता है। और पहली जो भाषा हाई लेवल लैंग्वेज थी वो फॉर्ट्रान थी।
इसको खोज किसने किया था? IBM ने किया था। इसके बाद अतिरिक्त कई हाई लेवल लैंग्वेज का खोज किया जाता है, जैसे कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये कई हाई लेवल लैंग्वेज का खोज किया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 1951 में किया गया था। और इसमें 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है, इसको इसमें जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अभी तक दोस्तों 106 संविधान संशोधन किया गया है। हम लास्ट के 6 जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। संशोधन संख्या 101वां जो संविधान संशोधन है ये 2016 में किया गया था। इसमें GST को लागू किया गया था, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया था। 104 जो संविधान संशोधन था वो 2020 में हुआ था। और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल जो भारतीय सीटों को खत्म कर दिया गया और SC/ST के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई। और 105वां संविधान जो संशोधन था वो 2021 में हुआ था। इसमें राज्यों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको सूची तैयार करने की शक्ति प्रदान किया गया था। 106वां जो संविधान संशोधन है वो 2023 में लाया गया था। इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा 1900 ईस्वी में दोस्तों भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। तो इसमें ओलंपिक की बात करें दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों 1900 ईस्वी में होता है, ग्रीस में होता है। और इसमें पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था दोस्तों? तो ये 1928 में जीता था, हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद हमारा हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल बनता है। और 2000 बात करें दोस्तों, ओलंपिक 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस USA में हुआ था। आपको बताना है कि 2026 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा 10 जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों 5 जो हैं वो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो हैं अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और दोस्तों 5 अस्थायी में बात करें तो पहले नंबर पे जो 5 हैं वो USA है, और फिर उसके बाद फ्रांस है, UK है, रसिया है और चाइना है। और बात करें हम अगले संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी संरचना 6 इसके स्ट्रक्चर हैं, 6 स्तंभ हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसके 6 स्ट्रक्चर हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला 2019 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 6 लोगों को दिया गया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से हर जगह एग्जाम में आंसर दे देंगे। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों ये जो भारत विश्व में जो अंटार्कटिका को छोड़ करके जो 7 महाद्वीपों में से 6 जो हैं जिस पे आबादी है वहाँ से एक लोगों को दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके जो अन्य 6 हैं जिस पे आबादी रहती है, जिस पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन 6 लोगों को 6 महाद्वीपों से एक लोगों को चुन करके ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। चाहे 2019 हो, 20 हो, हर बार इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इसे क्यों स्टार्ट किया गया था दोस्तों? ये 2003 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना थी और जो देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे आज है ना ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसी तरह से 2003 में इसको स्टार्ट करने का प्रयास किया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहलाती है? ये विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सोना जो है वो सबसे तन्य धातु है।
सोने को बहुत ही लंबा तार के रूप में ढाला जा सकता है। बात करें अन्य ऑप्शन की विलेयता क्या होती है, तो किसी पदार्थ में विलेय और किसी विलायक, अगर इसमें घुलने की जो क्षमता होती है, मात्रा होती है, उसी को विलेयता कहते हैं। जैसे चीनी है और पानी में अगर घोला जाए तो वो जो घोलने की प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, वो विलेयता कहलाती है। अभिक्रियाशीलता क्या है, तो ये एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक नया उत्पाद बनाना अभिक्रियाशीलता कहलाती है। आघातवर्धनीयता क्या है, धातुओं को पीट करके पतली चादर में ढालना आघातवर्धनीयता कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्म लोहे को गर्मा करके पीटा जाता है, उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। अगले हम क्वेश्चन को देखें, फूल के गर्भ केसर क्या कहलाता है, क्या है? फूल में जो गर्भ केसर है वो क्या है, तो वो दोस्तों ये मादा प्रजनन अंग होता है। हम इसको बाई चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि पौधों में जो दोस्तों एक ही पेड़ में उसमें स्त्री केसर यानी कि स्त्री और पुरुष के गुण मौजूद होते हैं, और इसमें स्त्री केसर जो है वो स्त्री केसर जो होता है वो बीच में होता है। पुंकेसरों के जो ये देख सकते हैं पुंकेसर है, इन पुंकेसरों के बीच में एक जो होता है वो स्त्री केसर कहलाता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। अंडाशय हो गया, और ये जो लंबा सा है इसे वर्तिका कहते हैं, और जो ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसमें जो है जो बाहर वाले जो अंग ये दिखाई दे रहे हैं इन्हें पुंकेसर कहते हैं। ये पुरुष जनन अंग होते हैं, ये मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पराग कोश से दोस्तों पराग कण निकल करके वो इसी वर्तिकाग्र में होते हुए ये फिर उसके बाद ये अंडाशय में जाता है, जहाँ पे यहाँ पे बीजांड पाए जाते हैं। यही बीजांड से फिर बाद में पौधों का विकास होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये परागकण, ये पुंकेसर पराग कोश से जो है परागकण निकलता है, ये वर्तिकाग्र से होते हुए ये चला जाता है कहाँ पे, ओवरी या अंडाशय में चला जाता है, और यहीं पे ये युग्मनज बनाता है, निषेचित हो करके पौधों का विकास करता है, और इस तरह से पौधों का लैंगिक जनन होता है। हम आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, तारापुर में दोस्तों भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। और दोस्तों हम बात करें कि भारत में जो है पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम, जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र है। और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र की बात करें दोस्तों कुडकुलम हो जाएगा। कुडकुलम जो है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। कुडकुलम और कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, और कर्नाटक में कैगा स्थित है, और काकरापर और ये गुजरात में है, और तारापुर दोस्तों ये मुंबई में है, रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा दोस्तों ये यूपी में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी पे बना है। यहीं पे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम इसको भारत के जो बांध हैं उसको हम मैप में देख लेते हैं। इंडिया को में एक एक करके हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे चमेरा, ये रावी नदी पे स्थित है, ठीक है। भांगड़ा नांगल की बात करें दोस्तों ये सतलज नदी पे स्थित है। टिहरी डैम जो दोस्तों ये गंगा नदी पे स्थित है। और हम आगे आए तो यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल है, चंबल में दोस्तों एक यहाँ पे एमपी में पाया जाता है गांधी सागर डैम है, गांधी सागर बांध है। और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर पाया यहाँ पर स्थित है। और हम आगे बढ़ें तो सोन नदी पे दोस्तों रिहंद डैम है। और दामोदर नदी पे दोस्तों तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत, ये जो बांध हैं ये दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं। और हम बात करें आगे तो हीराकुंड दोस्तों ये महानदी पे स्थित भारत का सबसे लंबा डैम है। और इंदिरा सागर और सरदार सरोवर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ये नर्मदा नदी पे स्थित हैं। और तापी नदी पे दोस्तों काकरापारा और उकई जो है ये डैम कहाँ पाए जाते हैं, बने हैं, ये तापी नदी पे हैं। और निजाम सागर और रामगुंडम जो है ये गोदावरी नदी पे बने हुए हैं। और बात करें हम दोस्तों तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पे बना है। और कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। हम आगे देखें तो कृष्णराज सागर डैम दोस्तों ये कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध जो है दोस्तों ये भी कावेरी नदी पे स्थित है। चेरुथानी और लोअर पेरियार ये जो है डैम है ये पेरियार नदी पे स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में इसका जो
पीएच रेंज है वो मानव शरीर जो है क्षारीय की तरफ है, तो जाहिर सी बात है जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा जिसका पीएच मान वो उदासीन होता है। तो मानव शरीर का जो है पीएच स्केल वो 7 से क्षारीय है, तो 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं है, तो इसमें का जो है पीएच स्केल जो हो जाएगा वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में जो फहराया गया था, और इसे पहली बार दोस्तों लाल पीला हरे रंग से 3 पट्टी से बना था। और दूसरी बार दोस्तों कहाँ फहराया गया था, तो ये 1907 में दोस्तों, ये 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। तीसरी बार दोस्तों ये 1931 में तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, जिसमें बीच में चक्र होता था। और 22 जुलाई 1947 को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसका अनुपात दोस्तों कितना होता है, 3:2 होता है, इसका अनुपात होता है तिरंगे झंडे का। आगे हम बात करें दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, विषाणु वायरस के कारण होता है। हम कुछ और जो वायरस से या इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों परजीवी या प्रोटोजुआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से टेटनस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया होता है। वायरस विषाणु वायरस से दोस्तों एड्स, डेंगू, पोलिया, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, और पीलिया और रेबीज इससे किससे होता है, वो विषाणु से होता है। फफूंद या फंगस से दमा, एथलीट, फूट, खाज, खुजली, गंजापन और दाद होता है फफूंद से, इसे फंगस कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नवकलेवर उत्सव, नवकलेवर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, उड़ीसा से स्थित है दोस्तों। और ये उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है वहाँ पे मनाया जाता है। शुभ दिन के आधार पे 8 वर्ष और 16 वर्ष और 19 वर्ष में ये मनाया जाता है। सिक्किम में दोस्तों सागा दावा एक उत्सव मनाया जाता है। तमांग सेलो सिक्किम से रिलेटेड है। बिहू जो उत्सव दोस्तों ये असम में मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जून 2020 तक जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थानों को संरक्षित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1121 2020 तक है। लेकिन दोस्तों बात करें कि फरवरी 2025 तक कितना है, अगर पूछ ले फरवरी 2025 तक कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 168 देशों का 1223 स्थल को यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। तो इन यूनेस्को स्थलों को दोस्तों ये सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इन्हें स्थान यूनेस्को में शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर कृषि क्षेत्र पर था। हम और जो है कुछ मुख्य जो योजनाएं थे इसको हम देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये पूछा भी जाता है कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1951 से 1956 में स्टार्ट हुआ था। ये इसका कार्यकाल था, इसका स्टार्ट 1951 में हुआ था। इसकी कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य ध्यान था कृषि विकास, सिंचाई, भूमि और सुधार। द्वितीय योजना था दोस्तों वो 1956 से 1961 तक चला था। भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर केंद्रित था। तृतीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग संतुलन पर आधारित था। वार्षिक योजना चली थी दोस्तों, 3 वार्षिक योजनाएं चली थी 1968 से 1969 तक। ये जो है सूखा और युद्ध के कारण अस्थायी योजनाएं थी। चतुर्थ योजना दोस्तों ये 1969 से 1974 तक चला था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। पंचम योजना दोस्तों ये 1974 से लेकर के इसका कार्यकाल कब तक, 1974 से 1979 तक था, और ये गरीबी हटाओ और रोजगार वृद्धि पर केंद्रित था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों बात करें 2017 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान नीति आयोग ले लिया था। और नीति आयोग के द्वारा दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाई गई जो लंबे समय को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई जाती हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि कृषि उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में दोस्तों चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। हमने अभी ऊपर देखा ये किस राज्य में था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये चंबल नदी पे सबसे ऊपर एमपी में जो है गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और राणा सागर। ये राणा सागर, ये राणा सांगा और जवाहर सागर ये राजस्थान में स्थित है। और
जहाँ गांधी सागर बांध है वो एमपी में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट, कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कोलकाता में स्थापित किया गया था। और ये 1861 का जो अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछें दोस्त कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल इसको शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो उस समय के बारे में दोस्त नहीं पता, लेकिन हम आज के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ दोस्तों ये 193 सदस्य हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था 193 सदस्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 193 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक में दोस्तों ये 189 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में दोस्तों 190 जो सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में 187, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में 194 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में दोस्तों 54 सदस्य देश हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, लीवर या कृत से दोस्तों पित्त रस का उत्पादन होता है। अग्नाशय से दोस्तों अग्नाशयी या और इंसुलिन का उत्पादन होता है। छोटी आंत से दोस्तों ये आंतरिक रस निकलता है। अमाशय से जठर रस। और इसको हम थोड़ा सा इसमें मैप में देख लेते हैं। हमको मैप से समझाने का प्रयास करें आपको। मैप से समझिए, जब हम भोजन खाते हैं, यानी कि ये मानव पाचन तंत्र में अलग अलग अंगों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। ये जब हम भोजन खाते हैं तो लार से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद ये भोजन जो है ये स्टमक अमाशय में आता है, जहाँ पर स्टमक में दोस्तों जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं और HCl का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये अमाशय में होता है। इसके बाद भोजन में ये देख सकते हैं गाल ब्लैडर, पित्ताशय है, ये बड़ा वाला पार्ट गाल ब्लैडर है या इसे पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे पित्त रस स्टोर होता है, पित्त रस का स्टोर यहाँ पर होता है। लेकिन ये छोटा वाला जो पार्ट है इसे लीवर कहते हैं। इस लीवर से ही बाइल जूस, इसे पित्त रस निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय वाला ये जो पार्ट है ये अग्नाशय है और इससे दोस्तों अग्नाशयी रस निकलता है। इसी से इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में आंतरिक रस निकलता है। इसके बाद भोजन जो दोस्तों ये बड़ी आंत में जा करके हमारे गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन तंत्र होता है। हम अगले क्वेश्चन को दोस्तों तो देखते हैं। अकबर कब सम्राट बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1556 में। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान तरीके से आप इसको कैसे जान सकते हैं, तो आप इसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से बैठा लेते हैं अपने माइंड में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और भी जो मुगल कालीन चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। हम भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में देख लेते हैं। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर के 1757 तक का माना जाता है। यानी 1206 से लेकर के क्यों? क्योंकि 1206 में जो है गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ये चलता है 1757 ईस्वी तक, क्योंकि वहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य होना स्टार्ट हो जाता है। हम बात करते हैं दिल्ली मध्यकालीन इतिहास को 4 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है, जिसमें 5 वंश इस पे दिल्ली पर शासन करते हैं। गुलाम वंश हो गया 1206 से 1290 तक चलता है। खिलजी वंश दोस्तों ये 1290 से 1320 तक चलता है, इसका कार्यकाल सबसे छोटा है। तुगलक वंश दोस्तों ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है। सैयद वंश इसकी स्थापना खिज़र खां करता है 1414 से लेकर के 1451 तक चलता है। लोधी वंश इसका स्थापना इब्राहिम कौन करता है? बहलोल लोधी करता है और ये 1451 से लेकर के 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये चलता है। इसके बाद दोस्तों विजयनगर और बहमनी जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये फ्री हो जाते हैं, अपना नया साम्राज्य बना लेते हैं। इसका कार्यकाल दोस्तों ये लगभग 1336 से लेकर के 1565 ईस्वी तक का माना जाता है विजयनगर का कार्यकाल। और इसमें विजयनगर पर 4 वंश शासन करते हैं, संगम, सालू, तुलु और बीडू। और इसके बाद बहमनियों ने इन्हें पराजित कर देता है। तलिकोटा के युद्ध में, राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में 1565 में हरा देते हैं। बहमनी जो है 5 भागों में डिवाइड होकर के शासन करते हैं। इसके बाद आता है मुगल एम्पायर जो है दोस्तों 1526 से लेकर के 1757 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर इसकी स्थापना करता है। 1526 से लेकर के 1530 तक ये शासन करता है। हुमायूं दोस्तों में आता है 1530 से लेकर के 1540 तक ये शासन करता है। 1540 में शेरशाह सूरी आता है दोस्तों, जो 2 युद्ध लड़ता है। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध में ये हुमायूं को पराजित कर देता है और शेरशाह
सूर्यवंश का स्थापना करता है और ये फिर से जो है गद्दी प्राप्त करता है 1555-56 में। और अकबर जो दोस्तों ये 1556 में, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, 1556 से 1605 तक शासन करता है। जहांगीर दोस्तों 1605 से 1628 तक शासन करता है। शाहजहां 1628 से लेकर के 1658 तक शासन करता है। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद कुछ अन्य शासक, बहादुर शाह जफर प्रथम, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह, अकबर, बहादुर शाह जफर दूती, ये सब कुछ छोटे छोटे शासक इस पर शासन करते हैं। इसके बाद मुगल जो बड़ा साम्राज्य था कमजोर होकर के टूट गया। इसके बाद कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है जो मुगलों से, उसमें से कुछ स्वतंत्र हुए थे, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल हो गया। और कुछ जो नए राज्य बने थे जैसे मराठा हो गया और सिख साम्राज्य हो गया, और हैदर अली जो मैसूर वंश की स्थापना किए थे इसी के समय थे। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में शुरुआत हुई थी इसका। और ये क्यों, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 में के अवसर पर, इसी के उपलक्ष्य में इसका शुरुआत किया गया था। और इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग रहा है। इसका उद्देश्य क्यों इसको स्टार्ट किया गया था? तो भारत के बदलाव में महिलाओं का जो अथक प्रयास है उसका जश्न मनाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों ये चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये त्रावणकोर जो केरल का शाही परिवार था उससे संबंधित थे। और ये 1904 में दोस्तों 1904 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। बाद में इन्हें राजा के जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था। और ये सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। इसके जो अन्य जो लीडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह जैसे कुछ लीडर थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था और बाद में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है भगत सिंह के द्वारा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें मालूम होंगी। आप इसके माध्यम से जो मॉडर्न हिस्ट्री उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो उसका कार्यकाल 1857 से 1947 के बीच का माना जाता है। इसमें कुछ मुख्य घटनाएं हैं। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। फिर उसके बाद असंगठित आंदोलन चलते हैं, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। उसके बाद कांग्रेस के बनने के बाद एक संगठित आंदोलन रूप लेता है, जिसका कार्यकाल 1885 से लेकर के 1941 तक माना जाता है। और इसमें अलग अलग चरण में अलग अलग लेवल पे आंदोलन हुए हैं। जो 1885 से 1905 के बीच में उदारवादी और आरंभिक राष्ट्रवाद का उदय होता है और ये संवैधानिक तरीके से आज़ादी का मांग करते हैं। और इस समय दोस्तों 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। इसमें ए हुम जो हैं इसके सचिव थे और वेमोस चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। बंग भंग आंदोलन होता है 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंग भंग आंदोलन होता है। उसके बाद 1905 से 1919 के कार्यकाल को उग्रवादी आंदोलन कार्यकाल माना जाता है, जिसमें 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1917 में होम रूल लीग आंदोलन चलता है। उत्तर में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं और दक्षिण में एनी बेसेंट स्टार्ट करते हैं। आगे आता है क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1947 तक चलता है। इसमें भारत में कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, अनुशीलन, अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और बिहार, मुंबई और दिल्ली में कुछ कांड होते हैं। सूर्यसेन दोस्तों ये चटगांव जो आंदोलन वहाँ पे उन्होंने नेतृत्व किया था। और विदेश में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है थे, जो जैसे गदर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने बनाया था। और इसके बाद इंडियन एसोसिएशन बनाया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में बनाए थे। तो इस तरह से कुछ विदेशी और कुछ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन चलता है। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और 1917 से लेकर के 1947 में देश की आज़ादी तक गांधीवादी का आंदोलन माना जाता है। इसमें 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट करते हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है। 1930 से 1934 के बीच को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जहाँ पे नमक कर का विरोध किया था इन्होंने। 1940 में पाकिस्तान की मांग होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इनसेट आईबी को कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
3 नंबर हो जाएगा 1983 में इनसैट IB स्टार्ट किया गया था। इनसैट का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसे लॉन्च किया गया था 1983 में किया गया था। दोस्तों हम इसी से सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा नोट्स है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत पुराना है लेकिन आपको समझ में आया इसलिए हमने इसको डाल दिया था। सोचा कि नहीं डालूंगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने इसको यूज किया है। तो आप इसको यहाँ से आप भारतीय जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा अर्थ है, उस पर आप जानते हैं कि एक उपग्रह है भारत का, अपना पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। ये प्राकृतिक सैटेलाइट है, ये जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी तरह से कुछ सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल हो गया। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो इंसानों द्वारा भेजे जाते हैं। अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे टेलीकॉम सैटेलाइट्स, दूर संचार उपग्रह, जैसे इनसैट सीरीज और जीसैट सीरीज जो है वो टेलीकॉम सैटेलाइट है, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारे में पूछा गया था। ये इनसैट सीरीज जो है वो टेलीकॉम सैटेलाइट है, ठीक है। और वेदर सैटेलाइट, मौसमी उपग्रह कुछ होते हैं, जैसे कल्पना, इनसैट जो है ये मौसमी उपग्रह हैं। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदन जो उपग्रह हैं, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन्हें कहते हैं, जो पृथ्वी का सर्वेक्षण करते हैं। इसमें IRS, कार्टोसैट, ओशियनसैट, इमीसैट, हाइसिस, ये जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। नेविगेशन, नौ परिवहन, जिसे GPS का हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से भारत का अपना इरनस है। इरनस जो है सैटेलाइट है वो अपना भारत का है, जो लोकेशन और रास्तों को देखने के लिए यूज किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल अंतरिक्ष उपग्रह कुछ होते हैं, एस्ट्रोसैट जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ छोड़े जाते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पृथ्वी है और इससे जो 100 मीटर की दूरी होती है उसे कैरमैन लाइन कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ उपग्रह जो है पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न कक्षा में भेजे जाते हैं, और कुछ जो है बहुत दूरी पे भेजे जाते हैं। और जो निम्न कक्षा में जो 200 से लेकर के 1400 किलोमीटर के दूरी पे भेजा जाता है, उन्हें निम्न कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जो पोल टू पोल घूमते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे पोल टू पोल घूमते हैं। इन्हें ध्रुवीय कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। और इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो हमने देखा, जो पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल जो है, ये जो सैटेलाइट हैं, ये लियो कक्षा में भेजे जाते हैं, निम्न कक्षा में भेजे जाते हैं। कुछ जो उपग्रह हैं वो 36,000 से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक के बीच उतना ऊपर भेजा जाता है, जिन्हें जियो कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, भूस्थैतिक कक्षा कहा जाता है, और या इसे जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक ऑर्बिट कहा जाता है। और ये जो हैं ये 36 ऊर्ध्वाधर करते हैं, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें टेलीकॉम, वेदर और नेविगेशन सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं, वो जियो सिंक्रोन जो 40,000 से लेकर के 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सके होंगे। हम अगले क्वेश्चन को देखें। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 40 नंबर है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर है, 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो ये 1927 में बना था, और ये सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसको जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का अधिनियम था, उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध बहिष्कार किया था, ठीक है। और इस बाद में इसने 1930 में अपना रिपोर्ट देता है ये, और इसी के बेस पे 3 गोल में सम्मेलन होते हैं 1930 से लेकर के 1932 तक, ठीक है। 1932 तक जो होते हैं 3 गोल में सम्मेलन होते हैं, जिसमें सिर्फ कांग्रेस ने दूसरी गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। और इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, तो हमारा संविधान बनता है। तो दोस्त इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन को देखा। अब देख सकते हैं हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में 40 प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। हमने इसमें देखिए सिलेबस को कवर किया, करंट अफेयर, संभावित प्रश्न, जो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे डालने का प्रयास किया। दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं। हमने अच्छे से कितना बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, और हो सकता है डायरेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिर्फ 40 क्वेश्चन को नहीं देखा, हमने लगभग 400-500 क्वेश्चन को देखा है। तो आप हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्त, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम अगला वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।